इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर मैं विनय सारस्वत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वाईफाई स्टडी पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने इस लॉकडाउन की छुट्टियों को अर्थात जो कोचिंग संस्था अभी बंद हैं तो उनको आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो साथियों, एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए। उसके बाद हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक कृषक जीवन के बारे में सबसे अच्छे तरीके से यदि लिखने का कार्य कहीं ना कहीं जो किया है वो मुंशी प्रेमचंद जी ने किया है। कहीं ना कहीं इनको कृषक जीवन का मसीहा कहा जाता था। बहुत ही सरल स्वभाव के ये व्यक्ति थे और साथियों यकीन मानिए कि इन जैसा व्यक्तित्व ना तो हमें उपन्यासकारों का देखने को मिला, न लेखकों का देखने को मिला। ऐसा बताया जाता है साथियों कि ये एक राह चलते व्यक्ति के साथ भी अर्थात जो गरीब व्यक्ति होता था, जिसके पास पहनने तक के लिए कपड़े नहीं होते थे, चप्पल नहीं होती थी, तो उसके यहाँ भी जाकर ये बैठते थे, उससे बातचीत करते थे। इतना सुंदर, सरल और स्वाभाविक व्यक्ति था प्रेमचंद जी का। यूँ तो हम बस याद कर लेते हैं कि भैया गोदान गबन क्या है, इनके उपन्यास हैं, पर वास्तविकता में इनसे बड़ा उपन्यासकार कोई नहीं रहा। चाहे सामाजिक परिवेश हो या स्त्री का जो चित्रण था या सामाजिक चित्रण था या कृषक जीवन का था या सामाजिक मुद्दा था या राजनीतिक मुद्दा था, सभी मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा किसने की थी तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, मुंशी प्रेमचंद ने की थी। ये तो बात साथियों हमारे दिमाग में क्लियर होती है कि कहीं ना कहीं मुंशी प्रेमचंद जी जो थे वो हमारे हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण थे। पर कहीं ना कहीं जो हम विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों में भी परिस्थितियों में अडिग रहने की बात की गई है तो वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा की गई। मैं मानता हूँ कि मुंशी प्रेमचंद इस समय नहीं है, पर उनकी जो अर्थात आत्मा है, अर्थात उनका जो कह सकते हैं व्यक्तित्व है, वो आज भी मनुष्य के हृदय में जीवित है। ग्राम परिवेश से प्रारंभ होकर शहरीकरण तक जाने की जो नींव रखी वो कहीं ना कहीं प्रेमचंद ने रखी और अपनी बात को कहने का तरीका जो था बहुत सुदृढ़ तरीके से रखा। वो किसने रखा तो आप सभी जानते हैं कि किसने रखा, मुंशी प्रेमचंद ने रखा। एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे, जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी लोगों को राधे राधे, सभी लोगों को हर हर महादेव, सभी लोग लाइव आ जाएंगे। उसके बाद हम चालू करते हैं बेटा अपना सेशन। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं, क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपीएससी विद इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद साथियों कुछ मित्रों को अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही थी, तो आप लोगों को अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है। यदि डाउनलोड है तो आपको अपडेट कर लेना है और अपडेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर याद रखेंगे अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। अंजना गौतम जी स्वागत है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, एकदम कमेंट बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप लोगों को यूपीपीएससी एंड यूपीएससी यहाँ पर आप सर्च कर लेंगे, गोल सेट कर लेंगे। गोल सेट करने के बाद आप लोगों को यहाँ क्या कर लेना है, विनय सारस्वत। अब कुछ लोग मेरा नाम जान लीजिए जरा एक बार, विनय सारस्वत। नाम क्या है बेटा, विनय सारस्वत, ठीक है। ये बेटा मेरा नाम है, आपको याद है। दो बैलों की कथा को तो कौन भूल सकता है, जय महाकाल बाबूलाल जी। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि आपको विनय सारस्वत यहाँ पर क्या करना है बेटा, फिल कर देना है और मेरी क्लास आपको मिल जाएगी। प्रॉपर क्लास मेरी चलती है बेटा लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर। किस पर चलती हैं, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर। और याद रखना, एक से एक बेहतरीन फैकल्टी। यूपी की जितनी भी परीक्षाएं हैं जिसमें हिंदी आती है तो याद रखना पूरे हिंदी का निचोड़, चाहे साहित्य हो, चाहे व्याकरण हो या हिंदी भाषा का इतिहास हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस चैनल पर करा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और शाम को रखता हूँ टेस्ट, 12:30 बजे रखता हूँ बेटा थ्योरी और 8 बजे रखता हूँ, याद रखेंगे, यूट्यूब पर। और चैनल का नाम क्या है, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। तो 8 बजे आ जाइए टेस्ट देने के लिए और 12:30 बजे आ जाइए। बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, टेंशन मत। चलो अब देखिए यहाँ पर साथियों, यूपीपीएससी एंड यूपीएससी के लिए न्यू अनाउंसमेंट है। यहाँ पर आप देख लीजिए 24 महीने और 12 महीने के लिए। आइए, उसके बाद फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। चलिए, बहुत बढ़िया। जीडी के लिए तो काम तमाम हो जाएगा, टेंशन मत लो। जीडी का कोई पेपर होता है जीडी का, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनका अधूरा उपन्यास, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मंगलसूत्र।
फतेह यूपीपीएससी स्कॉलरशिप टेस्ट है बेटा, ये 11 बजे होता है ऐप पर। उसके बाद अब आ जाइए, शुरुआत करते हैं। ये प्लस फीचर्स हैं, ये आप देख लेंगे। आइए, तो मुंशी प्रेमचंद की कहानी विनय सर की जुबानी, ठीक है कि नहीं? किसकी जुबानी भैया? विनय सर की जुबानी। आइए शुरुआत करते हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहते थे? विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई स्कूल आज तक नहीं खुला और ही ना ही खुलेगा। अनु यादव जी स्वागत है आपका। विपत्ति से बढ़कर अर्थात अभी क्या है? विपत्ति ही तो है जो हम झेल रहे हैं। अर्थात छात्र जीवन में विपत्ति परिस्थितियां क्या हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी नौकरी नहीं लग रही है। अरे उठो, बैठो मत, चलो मेहनत करो और उस तूफान को पार करो जो तुम्हें क्या देगा? नौकरी देगा। नौकरी लेनी नहीं है, छीननी है। तो विपत्ति से बढ़कर अनुभव है, और अनुभव जब आपको मिलते जाएंगे साथियों तो यकीन मानना चयन अवश्य होकर रहेगा। हरिकेश सरोज जी स्वागत है आपका। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आइए अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते चलते हैं। चलिए, तो याद रखेंगे धनपत, याद रखेंगे मुंशी प्रेमचंद, हेडिंग बनाएंगे सभी लोग, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है? मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जाने तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में, और मृत्यु इनकी कब हो गई थी? तो मृत्यु याद रखेंगे 1936 ईस्वी में। कब हो गई थी? 1936 ईस्वी में। ये कहते हैं ना कि 56 साल तक जिए, और कुछ लोगों के लिए तो 56 इंच का सीना भी बन गए। तो इन 56 सालों में इन्होंने आगे के करीबन 200 साल तक एक ऐसी नींव रख दी कि जिसके द्वारा ही हिंदी साहित्य जो है वो स्वर्णिम अवसरों पर आया। कहीं ना कहीं भक्ति काल में हिंदी साहित्य था वो प्रचुर मात्रा में हमें पवित्रता से दिखाई दे रहा था, पर मुंशी प्रेमचंद्र के आते ही यहाँ पर 4 चांद लग गए, ठीक है कि नहीं? कलम, कसम और कदम हमेशा सोच समझ कर ही उठाना चाहिए। बहुत बढ़िया। कहाँ जन्म हुआ था? तो बिल्कुल लम्ही में हुआ था, और कहाँ पर? वाराणसी, ठीक है? वाराणसी, ठीक है? तो याद रखेंगे, इन चीज़ों को लिखते जाइएगा। अगला पेज देखते हैं। यहाँ पर अगले पेज पे क्या है? क्या कहते हैं मुंशी प्रेमचंद? मैं एक मजदूर हूँ, जिस दिन कुछ ना लिखूं उस दिन मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं। अर्थात यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस दिन मैं ना पढ़ूं उस दिन, ध्यान से समझिएगा, जीवन पर लागू करना हूँ आपके, जिस दिन तुम ना पढ़े उस दिन समझ लेना कि कहीं ना कहीं क्या हो गया? चयन से हम दूर हो गए। किससे दूर हो गए हम? चयन से दूर हो गए। और याद रखना, चयन कब मिलेगा? जब हम निरंतर किसी कार्य को करेंगे। किसको करेंगे? निरंतर किसी कार्य को करेंगे, ठीक है? चलो बताइए राम जी क्या कह रहे हैं आप? राम खिलाड़ी रावत। चलो अब देखिए, यहाँ पर इनका जो मूल नाम था, यहाँ पर लिखते जाइएगा, इनका जो मूल नाम था साथियों वो था धनपत राय। मूल नाम क्या था? धनपत राय था। मूल नाम क्या था बेटा? धनपत राय था। और ये उपन्यास के सम्राट जाने जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि उपन्यास के सम्राट कौन है या सम्राटकार कौन है, तो याद रखेंगे कौन कहे जाएंगे? हमारे मुंशी प्रेमचंद। कौन कहे जाएंगे? मुंशी प्रेमचंद। मुझे इनका एक उपन्यास याद आता है जो कि अंग्रेजी सरकार ने उस पर रोक लगा दी थी, और उसका नाम क्या था? शोबे वतन। कहीं ना कहीं लोगों के भीतर उत्साहवर्धक जगाने की बात कर रही थी। कौन सी रचना, कौन सा उपन्यास कर रहा था इनका? शोबे। याद आ रहा है कि नहीं? कुछ बताइए जरा कमेंट करके बताइए। सोजे वतन। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही साथियों उपन्यास जब हम पढ़ते हैं तो यकीन मानिएगा एक भीतर यहाँ पर चित्रांकन हमारे भीतर बनता जाता है कि हाँ उस व्यक्ति ने पीड़ा सही, हाँ उस व्यक्ति ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न किए। और याद रखना, बिना प्रयत्नों के कभी कोई इंसान, बहुत ही बढ़िया, बिना प्रयत्नों के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो नाम था, नाम अर्थात ये कविताएं लिखा करते थे नवाब राय के नाम से, पर इन्होंने अपना नाम बदल के क्या रख दिया था? बनारसी। अर्थात बनारसी के नाम पर क्या लिखते थे? नवाब राय। और नवाब राय के नाम से क्या लिखते थे? उर्दू कविताएं लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? उर्दू कविताएं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए जो भैया हमारे प्रेमचंद जी थे तो वह किस नाम से उर्दू कविताएं लिखा करते थे? तो याद रखेंगे नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। किसके नाम से लिखा करते थे बेटा? नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। और आगे देखिए यहाँ पर,
अब पढ़ते हैं इनके बारे में अच्छी तरीके से डिटेल में, ठीक है कि नहीं। तो लिखेंगे इनका सबसे पहला उपन्यास, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला उपन्यास, सबसे पहला उपन्यास, सबसे पहला उपन्यास इनका कौन सा था, तो याद रखेंगे 1903 में लिखा गया असरारे, असरारे, असरारे माविद, असरारे माविद, ठीक है। इनका ये सबसे पहला उपन्यास था। पहला ही प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। सबसे ज्यादा ख्याति, सबसे ज्यादा ख्याति, सबसे ज्यादा ख्याति किस उपन्यास के माध्यम से मिली, किस उपन्यास के माध्यम से मिली, एक बार सभी लोग शेयर कर देंगे किस उपन्यास से मिली। तो आप सभी जानते हैं कि दो उपन्यास इतने शानदार थे, कौन से, गोदान और गबन के माध्यम से पूरे भारत में, पूरे विश्व में इन्होंने बता दिया, क्या बता दिया कि कहीं ना कहीं जो भारतीय साहित्य है उसकी नींव बहुत शानदार है, और कहीं ना कहीं जो कृषक जीवन का वर्णन है, जो एक परिवेश का वर्णन है, जो कि एक ग्राम परिवेश का वर्णन है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया। किसके द्वारा, बहुत बढ़िया, प्रेमचंद जी के द्वारा। मजा आ रहा है कि नहीं, एक बार बताइए जरा जल्दी से, बताइए जल्दी से। चलिए अब आते हैं इनके प्रमुख उपन्यासों पर, प्रमुख उपन्यासों पर, ठीक है। इनके प्रमुख उपन्यासों पर चर्चा, ठीक है। प्रमुख उपन्यास कौन से थे वो हमें समझने हैं, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए तो प्रमुख उपन्यासों पर चर्चा करें तो सबसे पहला हमें दिखाई देता है प्रेमा, जो कि 1907 में लिखा गया था। हालांकि देवस्थान रहस्य इनका 1905 में लिखा गया था। देवस्थान रहस्य, तो याद रखना देवस्थान रहस्य इनका क्या था, पहला उपन्यास था। क्या था इनका, पहला उपन्यास था। यहाँ पर लिख लेना पहला उपन्यास, ठीक है, पहला उपन्यास। और किस संदर्भ में, तो याद रखना हिंदी के संदर्भ में। किसमें, हिंदी के संदर्भ में, क्योंकि ये जो था ये तो किसमें था, उर्दू भाषा के संदर्भ में था। कौन सा था भैया, उर्दू भाषा के संदर्भ में था। और अगला वाला जो है वो किसके संदर्भ में है, तो हिंदी के संदर्भ में है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर याद रखेंगे कि प्रेमा जो कि 1907 में लिखा गया, इसमें बताया गया है हिंदुओं में। तो यहाँ पर लिखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा सा। चलिए तो लिखेंगे हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण, ठीक है। याद रखना ये पूछे जा सकते हैं, यूपीएसआई की परीक्षा हो या यूपीएससी की हो। अरुण जी स्वागत है आपका। या फिर आपकी आईएएस पीसीएस या यूपीपीएससी की परीक्षा क्यों ना हो, वहां पर पूछा जा सकता है कि हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण प्रेमचंद ने किस उपन्यास में बताया है, तो उत्तर क्या होगा, प्रेमा होगा। देवस्थान रहस्य में क्या बताया है, मंदिर और तीर्थ स्थानों के बारे में, तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार का वर्णन है। किसका वर्णन है भैया, भ्रष्टाचार का वर्णन है, ठीक है। किसका वर्णन है, भ्रष्टाचार का वर्णन, ठीक है, भ्रष्टाचार का वर्णन है, ठीक है भैया। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए मंदिर तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार का वर्णन किसमें किया गया है, तो आप सभी उत्तर क्या करेंगे, देवस्थान रहस्य में किया गया है। बहुत ही बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया। एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और देखिए आगे यहाँ पर तीसरा इनका, अर्थात यहाँ पर ये तो दूसरा हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है। तीसरा उपन्यास इनका दिखाई देता है सेवा सदन, और ये लिखा गया था 1918 ईस्वी में। इसमें वैश्य जीवन का वर्णन है। किसका, वैश्य जीवन का वर्णन है। वैश्य जीवन का वर्णन किसमें किया गया है, तो याद रखेंगे सेवा सदन में किया गया है। और इसमें अधिकांश जो बताया गया वो बांग्लादेश और कलकत्ता के निकट जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर उनका जो जीवन था वैश्याओं का, उनका वर्णन भी इसमें किया गया है, ठीक है। उसके बाद चौथा यदि हम देखें तो चौथा हमें देखने को मिलता है प्रेमाश्रम। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है, प्रेम और विवाह का वर्णन किसमें किया गया है, तो आप क्या बताएंगे,
प्रेम आश्रम में किया गया है। किसमें किया गया है बेटा? प्रेम आश्रम में किया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला देखेंगे, अगली जो हमें देखनी है। उसके बाद आता है साथियों रंगभूमि। रंगभूमि, इस रंगभूमि के बारे में तो क्या ही कहना, बहुत ही शानदार लिखा है रंगभूमि में। रंगभूमि 5वां इनका उपन्यास नजर आता है और ये लिखा गया है 1925 ईस्वी में। औद्योगिकीकरण के बारे में, औद्योगिकीकरण के बारे में लिखा है कि जैसे कल कारखाने हमारी भारत में विकसित होते जा रहे थे कहीं ना कहीं। बहुत ही बढ़िया। याद रखना मेरी क्लास किस पर होती है, तो याद रखना लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल आप सब्सक्राइब कर लेना वो, ठीक है ना। चलो उसके बाद सेवा सदन उपन्यास है बेटा। औद्योगिकरण के दोष दिखाई देते हैं इसमें। छठवां यदि हम देखें तो कायाकल्प एक बार शेयर कर देंगे आप सभी लोग। ये लिखा गया 1926। पुनर्जन्म एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग। पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, ठीक है, समाज सेवा। याद रखना पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा का वर्णन किस उपन्यास में किया गया, तो उत्तर क्या था? कायाकल्प। काया मतलब शरीर और कल्पनाएं, ठीक है। उसके बाद आता है 7वां इनका निर्मला। 7वां क्या आता है बेटा? निर्मला। और निर्मला लिखा गया था 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में, और बहुत ही अच्छा लिखा था। दहेज और अनमेल विवाह का वर्णन। इसी के संदर्भ में एक कहानी भी लिखी जाती है जिसका नाम है टूटना। उस टूटना में ये बताते हैं, याद रखेंगे दहेज और अनमेल विवाह में क्या बताते हैं टूटना में, कि भैया जब बेमेल विवाह होता है, मान के चलिए कि लड़की है 18 साल की और लड़का है 30 साल का, तो ये बेमेल विवाह ही कहलाएगा। मान के चलिए कि लड़का कमाता है 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना, अब वो शादी कर ले किसी गाँव वाली से। और आप अगर कहें कि कोई लड़की है वो मतलब एक्टर है और वो कर ले किसी एक्ट्रेस है, वो किसी शादी कर ले गांव वाले से, तो अर्थात ये क्या है? बेमेल विवाह है। क्या है बेटा? बेमेल विवाह है। और इन बेमेल का विवाह वर्णन जो किया गया वो किसमें किया गया? निर्मला। निर्मला एक स्त्री थी, ठीक है कि नहीं? निर्मला एक स्त्री थी जो कि बताया गया है बेमेल। चलो अगला 8वां हमें दिखाई देता है गबन। गबन लिखा गया था 1931 में, और तब तक इन्हें अच्छी तरीके से ख्याति प्राप्त हो गई थी 1931 में गबन के माध्यम से। तो इसमें मध्य वर्गीय जीवन का वर्णन, मध्य वर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण। अर्थात कि एक छोटा परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार क्या सोचता है अपने बच्चों के बारे में, क्या सोचता है अपने समाज के बारे में, और समाज में उसके लिए क्या क्या पूर्व धारणाएं बना ली गई हैं। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन हमें किस में दिखाई देता है? गबन में वर्णन होता दिखाई देता है। एक सरकारी नौकरी की जो महत्वता है, एक 10,000 रुपये की जो महत्वता है, वो किस में बताई जाती है? गबन में बताई जाती है। हम सभी को क्या पढ़नी चाहिए? एक बार गबन उपन्यास पढ़ना चाहिए। अंदर से बोलते हैं ना कि अंदर से एक प्रज्वलित भावना उत्पन्न होती है, तो गोदान और गबन को पढ़कर होती है। आइए 9वां देखते हैं इनका। तो 9वां दिखाई देता है कर्मभूमि। कौन सा है बेटा? कर्मभूमि। कर्मभूमि में किसका वर्णन है? बताओ जल्दी से, सभी लोग बताएंगे। कर्मभूमि में किसका वर्णन है? कर्मभूमि में किसका वर्णन है? तो 1933 में लिखा गया था, और इसमें वर्णन है हिंदू मुस्लिम एकता का। हिंदू मुस्लिम एकता का। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं में। मनीषा राही जी स्वागत है आपका। याद रखेंगे आप, हमारा टेलीग्राम चैनल है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम, उसे भी कर लेंगे ज्वाइन। और साथ में मेरा खुद का है हिंदी बाय विनय सर, तो इसको भी जाकर आप लोग क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। हिंदी बाय विनय सर क्या कर लेंगे आप? टेलीग्राम चैनल है बेटा मेरा, ज्वाइन कर लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हिंदू मुस्लिम की एकता के बारे में बताया गया है, याद रखना। और दलित किसानों का वर्णन, दलित किसानों का चित्रण, ठीक है। दलित किसानों का चित्रण, दलित किसानों का चित्रण, ठीक है। किसानों का चित्रण, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। 10वां इनका दिखाई देता है, आप बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, गोदान। और गोदान तो
किसान कब लिखा गया था? तो 1936 में लिखा गया था। किसान जीवन की ग्रंथि कही जाती है इसे, तो क्या कहा जाता है? किसान जीवन की महागाथा है इसमें, महागाथा है इसमें कि सामने फसल खड़ी है समय। बहुत बढ़िया। बताएंगे कफन बेटा कहानी के रूप में निकल कर आएगी, ठीक है ना, बताएंगे अभी आपको। तो हुआ क्या, बड़े ध्यान से समझिएगा कि किसान अपनी फसलों से क्या लगाए बैठा है? उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरी फसल इस बार अच्छी होगी तो मैं अपनी बेटी की शादी अच्छी जगह करूंगी या करूंगा। अब भैया कि हुआ क्या कि बारिश हो गई, और बारिश हो गई, वो फसल क्या हो गई? नष्ट हो गई। और नष्ट हो गई तो अर्थात उसके जीवन में और क्या हो गया? उसको विवाह तो करना था अपनी पुत्री का, और वो क्या ले लेता है? ऋण ले लेता है, कर्जा ले लेता है। उस कर्ज से दबकर ही वो क्या, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार का वर्णन किसने किया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये डेली चलेगी प्रतिभा जी? बिल्कुल चलेगी। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर, ठीक है ना। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर चलती है बेटा डेली क्लास 12:30 बजे और 8 बजे। वहाँ आप लोग लाइव आ जाए करिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल मैंने दे ही दिया है, हिंदी बाय विनय सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11वां यदि देखें जो कि अधूरा रह गया था, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र, और ये कब लिखा गया था? 1948 में। और ये क्या है? अधूरा है। ये क्या है बेटा? अधूरा है। अब यहीं से ध्यान से सुनना कि प्रेमा उपन्यास, प्रेमा उपन्यास, यहीं से एक प्रश्न बनेगा, याद रखना आपके अच्छी परीक्षाओं में। प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके क्या किया गया? प्रेमा उपन्यास का शीर्षक 1929 में क्या रख दिया गया? तो याद रखेंगे प्रतिज्ञा। क्या रख दिया गया? प्रतिज्ञा। तो आप सभी लोगों को क्या करनी है? प्रतिज्ञा करनी है कि आज से हम पढ़ेंगे। कौन से एग्जाम के लिए है बेटा? तो याद रखना ये यूपीएसआई, यूपी SSSC सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रेमा उपन्यास का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? प्रतिज्ञा रख दिया गया, और शीर्षक था ये क्या? प्रतिज्ञा। कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ जल्दी से, कोई डाउट है यहाँ तक? आइए अब आगे चलते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर साथियों अन्य बैच कोर्सेज के बारे में देख लीजिए। यूपीपीएससी मेंस ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिंदी एवं हिस्ट्री, फरवरी 2021 में ये बैच प्रारंभ हुए थे, तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। उसके बाद प्रारंभ बैच जो है याद रखेंगे ये परसों प्रारंभ हो चुका है। बहुत बढ़िया, 15 जुलाई को प्रारंभ हो चुका है। उसके बाद आज प्रारंभ हुआ है विजय पथ बैच, हिंदी और ऐसे राइटिंग बैच कोर्स है बेटा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो सारथी बैच इंट्रोड्यूस किया जाएगा 20 जुलाई को, अर्थात मंगलवार को। मंगल भवन है मंगलहारी द्रवश दशरथ अजर बिहारी। याद रखेंगे कि जब तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस थी वो भी कब प्रारंभ की थी? विजयदशमी को प्रारंभ की थी, और दिन कौन सा था? मंगलवार था। 1574 ईस्वी में लिखी गई थी रचना। यूपीपीएससी 2022 12 महीने का ये कोर्स है बेटा, ये 21 तारीख को प्रारंभ होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर देखें तो इनके यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से इनके उपन्यास जो हमें दिखाई देते हैं। गबन, उसके बाद गोदान, उसके बाद मुंशी प्रेमचंद साहित्य से रिलेटेड कर्मभूमि, उसके बाद यहाँ पर निर्मला एक ऐसी स्त्री, बहुत ही बढ़िया, एक ऐसी स्त्री जो कष्ट में पीड़ा में वैश्यावृत्ति को अपनाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आप सिद्धांत पढ़ेंगे। यहाँ पर जान लीजिए प्रेमचंद के बारे में और 2-3 चीज़ें। यहाँ पर पहली चीज़, प्रेमचंद की धारणा, प्रेमचंद की धारणा क्या क्या थी, आखिरी में जल्दी से इनको पढ़ते हैं। प्रेमचंद की धारणा सबसे पहली ही क्या थी? तो याद रखना पहली इनकी जो धारणा थी वो था समाज कल्याण, समाज कल्याण। दूसरे याद रखना समाज परिवेश का चित्रांकन इन्होंने अपने उपन्यासों में किया। तीसरी चीज़ यहाँ पर याद रखना कि इन्होंने कृषक जीवन को बहुत ही सरल और स्वाभाविक बताया और कष्टमय बताया। सर आपकी हिंदी के महान कवियों की क्लास कहाँ मिलेगी? प्रतिष्ठा शर्मा जी मैंने बता तो दिया है, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम पर, लेट्स क्रैक यूपी एग्ज़ाम बेटा, वहाँ पर मेरी क्लासेस होती हैं। तो वहाँ पर इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मेरी क्लासेस मिलने लगेंगी। और तो और मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बताया है, हिंदी बाय विनय सर, इसको जाकर आप लोग क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो वहाँ पर आपको पर डे डेली इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और कुछ नए आपको प्रश्न भी मिलते रहते हैं। चलिए ठीक है, यूपीएसआई के लिए बेटा चल रहा है, आप 8 बजे आइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए
दहेज, दहेज के बारे में वर्णन, दहेज के बारे में वर्णन और सोच। ठीक है, तो इनके प्रमुख रही। और आगे देखते हैं, मुंशी प्रेमचंद एक जीवन परिचय, अर्थात इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेना है। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, बड़े ध्यान से समझ लेना। यदि यहाँ पर देखें, सर हिंदी व्याकरण भी करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे बेटा, हिंदी व्याकरण टेंशन मतलब, वहाँ हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य दोनों चल रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र पूर्ण निधन कब हुआ? 8 अक्टूबर 1936। मंगलसूत्र उपन्यास को पूर्ण किया तो याद रखेंगे इनके पुत्र थे अमृत राय, उन्होंने इसको क्या किया भैया? पूर्ण किया। कोई डाउट है यहाँ तक? उसके बाद उपन्यास सम्राट नाम किसने दिया? तो याद रखना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया। किसने दिया भैया? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दिया। कलम का सिपाही, और याद रखना कृषक या कृषक जीवन का अग्रणी, कृषक जीवन का अग्रणी किसको कहा गया? तो मुंशी प्रेमचंद को। और किसानों का मसीहा भी किसको कहा गया? तो आप क्या बताएंगे? मुंशी प्रेमचंद को। किसको कहा गया? मुंशी प्रेमचंद को। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद उपन्यास सम्राट के बाद यहाँ पर कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे इन्हीं को कहा जाता है। और नाम दिया किसने? तो याद रखेंगे अमृत राय ने। और अमृत राय इनके कौन थे? पुत्र थे। उपन्यास सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो यदि हम देखें तो 1936। उसके बाद मैं पहला तो आप लोगों को बता ही चुका हूं। अब यहाँ पर देखिए प्रतिज्ञा आया। ये प्रतिज्ञा कौन सा है? प्रेमा है। कौन सा है? प्रेमा है। याद आ रहा है कि नहीं? देव स्थान रहस्य सबसे पहला इनका क्या था? उपन्यास था। गोदान लिखा इन्होंने, गबन लिखा, सेवा सदन लिखा, कर्मभूमि लिखा, वरदान लिखा, प्रेमाश्रम लिखा। और उसके बाद वरदान 1921 में लिखा गया था। उसके बाद रंगभूमि, इसमें प्रेम का विवाह का वर्णन था। उसके बाद निर्मला, उसके बाद प्रतिज्ञा अर्थात प्रेमा 1929 में इसका नाम बदलकर लिख दिया गया था। अमृत राय इनके पुत्र थे, बिल्कुल थे। चलो, उसके बाद कायाकल्प 1926 और मंगलसूत्र 1948 में लिखा गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्रिकेट जोन जी आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए कि साथियों अन्य बैचेस की बात करें तो यूपी पीएससी, अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, यूपीएससी, पेट, लेखपाल, बीईओ और अदर ऑप्शनल कोर्सेज के लिए आप जुड़ सकते हैं। मैं फिर आप लोगों को बता रहा हूं साथियों, आप लोगों को आज ही जाके सब्सक्राइब कर लेना है लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम। और आज शाम 8 बजे आप सभी मित्रों को यहाँ आ जाना है लाइव। ठीक है कि नहीं? टेलीग्राम चैनल हमारे 2 हैं, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम और हिंदी बाय विनय सर, तो इसको आप आज जाकर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर देखिए डिस्काउंट ऑन सब्सक्रिप्शन ऑन 10%। यदि आप मेरे नाम से अर्थात सारस्वत 10 नाम से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं तो आप लोगों को 10% का बेटा क्या मिल जाएगा? ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है बेटा, एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। अगला यहाँ पर देखें तो प्राइस हाइक होने वाले हैं बहुत जल्द। यूपी पीएससी एंड यूपी एसएससी सब्सक्रिप्शन कीमत में जल्द होगी बढ़ोतरी, इसीलिए आज ही जाके आप लोग क्या कर लेना? परचेज कर लेना सारस्वत 10 कोड से। उसके बाद यहाँ पर साथियों सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है आप सभी लोगों की डिमांड पर, जो लोग बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी साथ में कर रहे हैं अनअकैडमी के, तो यहाँ पर इन दोनों को आप परचेज कर सकते हैं। कॉम्बो ऑफर कितने का है? 7,960 रुपये 6 महीने का, 12 महीने का 10,620 और 24 महीने का 14,620। यहाँ पर आपको मिलेगी लाइव टेस्ट सीरीज प्लस क्वेजेस मिलेंगे, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा और अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। ठीक है, तो साथियों आप सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि हम लोग फिर जल्द ही इस चैनल पर आएंगे, पर आप लोगों को याद रखना है कि किस चैनल पर बेसिक तरीके से आना है, जहां मैं रोज आप लोगों को मिलूंगा 12:30 बजे, 9:30 बजे और 8:30 बजे। ठीक है, सुबह 9:30 बजे मेरी टीजीटी पीजी क्लास होती है, उसके बाद 12:30 बजे मेरी पेट और यूपीएसआई यूपीएससी के लिए होती है। और इन सब का मिक्सचर हमें जब देखने को मिलता है शाम 8 बजे की, जब हम रोज करते हैं 50 प्रश्न एक मॉक टेस्ट के रूप में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो बेटा इसे आप आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और वाईफाई स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वाणी को साथियों यही विराम देंगे, मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए आप